कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस एंड स्मार्ट वर्क। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए ये तीन मित्र ऐसे हैं जो उनको उनके गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। लेकिन ऐसी कुछ एक चीजें हैं जिनके बिना इस गोल को अचीव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। द राइट अप्रोच टूवर्ड्स अ टॉपिक एंड द राइट गाइडेंस। अगर आपके पास ये दो चीजें रहती हैं तो इस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। नमस्कार, मैं सनत दत्त भारद्वाज आप सभी का इस वीडियो सेशन के अंदर स्वागत करता हूं, जहां हम चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी की। नाउ इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने पर्टिकुलरली एक चीज का ख्याल रखना है कि किस तरीके से इस टॉपिक को अप्रोच करना है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज के अंदर किस तरीके से, किस सलीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम महारत हासिल कर सकते हैं और इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। बिफोर आई प्रोसीड, अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम सनत दत्त भारद्वाज, बैचलर्स मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। लॉ में इंटरेस्ट शुरू से था। मेरे पिताजी 36-37 साल की उनकी वकालत थी, तो अपना भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। आई परस्यूड लॉ एंड उसी के साथ साथ पिछले 11 से ऊपर साल से, ऑलमोस्ट अ डेकेड, सिविल सर्विसेज एंड जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को मेंटोर कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, एसेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एज एन ऑप्शनल मैं हैंडल करता हूं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो आप देख रहे हैं, ये अगर आप हिसाब भी लगाएं तो करीब करीब 700 से ऊपर, 750 से ऊपर नंबर बन जाते हैं मेंस के अंदर। तो इन सब सब्जेक्ट्स की गाइडेंस एंड मेंटोरशिप मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर आई वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटी। तो पॉलिटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटी को कवर करने के लिए आपको करीब करीब 90 से 100 क्लासेस लगेंगी। डिटेल्ड कवरेज मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एस्पेक्ट्स कवर होंगे। स्टैटिक पॉलिटी के साथ साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो अभी रिसेंटली न्यूज में होंगे, उनको भी कवर किया जाएगा। क्लास के अंदर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी टारगेट करेंगे। एमसीक्यूज रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। एक अलग ही पेडागोगिकल अप्रोच रहने वाली है। आप क्लासेस अटेंड करेंगे, यू विल गेट द आइडिया। अब अगर मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊं तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो आमतौर पर, जनरली ऐसा देखा जाता है, 2 से 3 क्लासेस में खत्म कर दिया जाता है, 2 to 3 क्लासेस। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने वाले। We will not be covering it in 2 to 3 classes. We will try to finish it off in 25 odd lectures. 25 के करीब लेक्चर्स लगेंगे, जहां पर मैं हर एक एक्ट, हर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिटेल में कवर करवाने वाला हूं। उसके साथ साथ वी विल बी गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। देखिए, बेयर एक्ट को साथ में लेकर चलेंगे। वी विल कवर बेयर एक्ट साइमल्टेनियसली। एंड उसके अलावा वी विल टॉक अबाउट हाउ एंड व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और पीछे की फिलॉसफीज क्या है, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारा प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत को ही नहीं, और मेजर इंपॉर्टेंट बुक्स को इनकॉर्पोरेट करके चलने वाला है। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा आपका इंडियन पॉलिटी के लिए। आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स को भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। 18 ऑड लेक्चर्स रहेंगे, +- 2 लेक्चर्स हो सकते हैं। डिटेल के अंदर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम्स, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, हर एक राइट को डिटेल में कवर करेंगे। बेयर एक्ट के सारे नुआंसेस, सारी निटिग्रिटीज को हम कवर करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनका फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या संबंध है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या प्रोसेसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में से किसको ऊपर रखती है, इन सब चीजों की चर्चा भी हम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जो कि सब्जेक्टिव होता है, बाकी सारा ऑब्जेक्टिव सा है। तो वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं in these series of lectures.
अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो बी गोइंग इनटू द अमेंडमेंट पार्ट। बेसिक स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गई, राज्यसभा की क्या पोजीशन है, पार्लियामेंट के अंदर कैसे प्रोसीजर चलता है, सब चीजें कवर होने वाली है इन 8 लेक्चर्स के अंदर, प्लस माइनस 2 लेक्चर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल टॉक अबाउट हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और उसके साथ साथ जुडिशरी। इन तीनों एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, वो सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। और फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ये तीनों चीजें कैसे काम करती हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, ये हो गया आपका लेजिस्लेचर, एंड उसके अलावा सेपरेटली आपका जुडिशरी कैसे काम करती है। वी विल अंडरस्टैंड कि ये मैंने वेन डायग्राम जो बनाया ये क्यों बनाया, और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के अंदर लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, ये सारी चीजें हम कवर करने जा रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस की चर्चा करेंगे डिटेल में, एक एक दिन लगेगा, एक एक लेक्चर लगेगा हमें तीनों प्रकार की इमरजेंसीज को कवर करने में और उससे जुड़े हुए सारे के सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को कवर करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अदरवाइज कवर नहीं होती हैं, दीज आर मिसलेनियस प्रोविजंस। स्टेट लेजिस्लेचर को भी डिटेल में कवर करेंगे, जुडिशरी को अलग से सेपरेटली कवर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कंपैरिजन करेंगे। इनफैक्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर के कंपैरिजन के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो लेक्चर होगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल गवर्नमेंट के ऊपर फोकस रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सारी चीजें हम कवर करने जा रहे हैं आज। अभी इस लेक्चर के अंदर समय ना व्यर्थ करते हुए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे संविधान को अमेंड करना है तो कैसे किया जाता है। देखिए, प्रोसीजर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, इत्मीनान से। प्रोसीजर जो यहां दिया गया है, सबसे पहली चीज, क्या कोई भी अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैन इट बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउसेस? यस, ईदर हाउसेस में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरी चीज, क्या इसको सिर्फ एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, जितना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक मिनिस्टर का है उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन ये एक प्राइवेट मेंबर का भी है। इसीलिए चाहे तो वो मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, आपको मालूम होना चाहिए हाउसेज में, सदन में दो ही प्रकार के मेंबर्स होते हैं, एक तो होते हैं मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं प्राइवेट मेंबर्स। तो हम प्राइवेट मेंबर्स में ये नहीं है कि वो सिर्फ सरकार का हिस्सा नहीं है ना, वो रूलिंग पार्टी का भी हिस्सा हो सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स, बस वो हैं जो मिनिस्टर पद पर नहीं है। तो प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है अमेंडमेंट को, और मिनिस्टर भी। एक चीज का खास ख्याल, कई बार कुछ बिल्स की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट साहब की प्रायर परमिशन की जरूरत आन पड़ती है। इस केस में यू डू नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आप ऐसे ही मिनिस्टर साहब जो हैं बेसिकली बिना किसी की जरूरत के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के ऑफ परमिशन, प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है परमिशन की, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड एक चीज का ख्याल रखना है, दैट द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। बिल पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। अच्छा, उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ एक चीज का और ख्याल रखना है हमने, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि टोटल मेंबरशिप का आपने मेजॉरिटी लेना है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, टोटल मेंबरशिप का आपने मेजॉरिटी ले लिया। दूसरी चीज, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है P+V का, आपने 2/3 ले लिया, तब जाकर आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी आएगी। ये पहली कंडीशन है और ये है दूसरी कंडीशन। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब जाकर आप कहते हैं कि हां, ये बिल जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया है। अमेंडमेंट के दो और प्रोसीजर भी हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी से है और एक स्पेशल मेजॉरिटी प्लस मेजॉरिटी ऑफ द फिफ्थ, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स रैटिफाइंग दैट बिल। उन दोनों प्रोसीजर्स में से एक को आज हम नहीं कवर करेंगे, जो कि सिंपल मेजॉरिटी वाला प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। जिस दिन, जिस लेक्चर के अंदर हम यूनियन को कवर करेंगे ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सिंपल मेजॉरिटी के प्रोसेस से भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। नाउ ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, उनको अलग से उस बिल को पास करना होगा, सेपरेटली पास करना होगा। एंड देयर इज नो प्रोविजन एज सच,
कोई भी किसी भी प्रकार की प्रोविजन नहीं है कि वो जॉइंट सिटिंग कर सके, तो कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। नाउ इफ द बिल इज सीकिंग टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस, तब जाकर आपको सिंपल मेजॉरिटी से स्टेट्स के अंदर, सिंपल मेजॉरिटी से स्टेट के लेजिस्लेचर्स में इस बिल को पास करवाना होगा। जब दोनों हाउसेस में पास हो गया बिल, तो उसको प्रेसिडेंट साहब के पास भेज देते हैं, प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन कर देते हैं। अगर बात करें प्रेसिडेंट साहब के पावर्स की, तो ही मस्ट गिव द असेंट टू द बिल, साइन करना पड़ेगा। ना तो वो साइन को विदहोल्ड कर सकते हैं और ना ही रिटर्न कर सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर एग्जीक्यूटिव की पावर ज्यादा हो जाती। इन सब बातों की चर्चा आगे आने वाले सेशंस के अंदर डिटेल में भी करेंगे। आफ्टर द प्रेसिडेंट्स असेंट, बिल बन जाता है एक्ट, सिंपल सी बात। अब हुआ क्या कि पुराने समय में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो था वो बहुत ही लिटरल इंटरप्रिटेशंस करता था। इफ आई एवर टू टेल यू, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट was taking literal इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट पावर छोड़ दी किसके पास? पार्लियामेंट के पास, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ये बात शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह के केसेस में हमें देखने को मिलती भी। धीरे धीरे करके, जैसे कि जो लैंडमार्क डिसीजन आता है, फॉर एग्जांपल गोलकनाथ का केस, जहां पर पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को पार्लियामेंट छेड़ नहीं सकता है, एंड दिस पावर वाज ओनली एंड ओनली विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, इस चीज के अंदर जो प्रोसेस रहा वो मैं आप सब लोगों के सामने यहां पर रखना चाहता हूं। एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते। शंकरी प्रसाद के अंदर क्या हुआ, यहां पर अगर आपको दिख रहा है तो ये शंकरी प्रसाद का केस है। यहां पर साफ तौर पर बोल दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है आर्टिकल 368 के तहत, वो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ का मीनिंग है उसके दायरे के अंदर नहीं आती है। फिर उसके बाद आर्टिकल्स 31A और 31B ऐड किए गए। पहले संवैधानिक संशोधन 1951 का कारण बना था शंकरी प्रसाद का ये केस, जिसके बाद ये फर्स्ट अमेंडमेंट आती है, और इस फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर ये बात बोली गई कि भैया दी जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, इफ इवन इफ दे आर एडवर्सली अफेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर 14, 15 एंड 19, आप ऐसी अमेंडमेंट ला सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आया सज्जन सिंह का केस। अब जो ये सज्जन सिंह का केस है, सज्जन सिंह का केस 1965 के अंदर आता है। यहां पर 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है। इस 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर यह जाना गया, जहां पर ये अमेंडमेंट खुद इट वाज कर्टेलिंग द पावर ऑफ द कोर्ट्स, आर्टिकल 226 के तहत। और दिक्कत यह हुई कि ये हाफ ऑफ द स्टेट्स ने रेटिफाई किया नहीं, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था सज्जन सिंह के केस के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर यह बोला कि जो अमेंडमेंट है वो वैलिड है, एंड वो आर्टिकल 226 को नहीं छेड़ रही है। सज्जन सिंह के इस केस के बाद तो झड़ी लग गई जी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के अंदर यह ओपिनियन रखा कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अनब्राइडल्ड हैं, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। फिर आया गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ के केस ने पुराने सभी डिसीजंस को, सज्जन सिंह हो, शंकरी प्रसाद हो, सबको ओवर रूल किया और कहा कि अमेंडमेंट अगर 368 के तहत हो रही है, उसको आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अब इससे और दिक्कतें बढ़ गई, उन दिक्कतों की चर्चा हम आगे चलकर करेंगे, लेकिन फिर भी एक
स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ओपिनियनेटेड जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उस जजमेंट की वजह से बात यह साफ हो गई कि आप फंडामेंटल राइट्स को क्यों नहीं छेड़ सकते, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत लॉ माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, और क्योंकि कोई भी ऐसा लॉ आप नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो, तो आपका गोलकनाथ का केस आया और उसने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को एक बहुत ही ऊपर का दर्जा दे दिया। सीधी सी बात। इसको ओवर रूल या इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए आई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बारी। 1971 के अंदर ये बोला गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 13 के अंदर ही डाल दिया कि भाई लॉ के परव्यू के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ही नहीं। दैट मींस अगर सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकती है। 24वीं अमेंडमेंट को चैलेंज किया केशवानंद भारती केस के अंदर, जो कि 1973 के अंदर अपनी जजमेंट देते हैं, और यहां पर पहली चीज तो ओवर रूल हुई गोलकनाथ केस की जजमेंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन कह दी। अगर आप लक्ष्मीकांत को भी उठाते हैं ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का चैप्टर खोलते हैं, तो यू वुड रियलाइज वहां पर क्या बोला हुआ है, द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल राइट्स खुद में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। दैट मींस फंडामेंटल राइट्स को आप एब्रोगेट कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स को कर्टेल नहीं कर सकते हैं। ये गहरी बात बोली केशवानंद भारती केस। एक 7-6 की मेजॉरिटी वर्डिक्ट थी, और इसके अंदर सीधे सीधे बोला कि पार्लियामेंट शुड बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का जन्म था, और तब से आज तक बार बार रह रहकर सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जरियों से भांति भांति प्रकार के ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, उनको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते चले जा रहे हैं। फेडरलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, ये धीरे धीरे करके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है जी, चलिए। इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था, जो कि मिनर्वा मिल्स का केस था। इस केस के अंदर भी पर्टिकुलरली अगर आपको मैं बोलूं तो 42nd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को रीआइटरेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जो भी इशू था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि जो अमेंडमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है 42nd, एज इट गिव अनब्राइडल्ड पावर्स टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर्स ऑफ द कोर्ट्स। जहां पर जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स हैं, उनको आप छेड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से आपने अमेंडमेंट के टॉपिक को कवर करना चाहिए। हमने क्या क्या कवर किया, अगर आप देखें, नोटिस करें, तो हमने सबसे पहली चीज प्रोसेस कवर किया, उसके बाद उसकी फिलॉसफी कवर की, उसके साथ साथ हमने उसकी हिस्ट्री कवर की, और थोड़ा करंट भी देखा। इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, है ना। ये तो चलो आज की बात है ना। आज हमारा स्टाइलस थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे, क्योंकि हर क्लास के अंदर, हर सेशन के अंदर आपने क्या पढ़ा उसका सब्जेक्टिव एनालिसिस होना बहुत जरूरी। तो आप सब लोगों के लिए एक सवाल बनाकर लाया हूं, यूपीएससी स्टाइल का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर है, द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर, एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर उसको लिमिट करता है जुडिशियल रिव्यू के जरिए। अच्छा, इस स्टेटमेंट के तहत आपने क्या एक्सप्लेन करना है, वेदर पार्लियामेंट under article 368 of the constitution can destroy the basic structure of the constitution by expanding its amending power। क्या पार्लियामेंट खुद से अपनी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को ओवररूल करते हुए, क्या पार्लियामेंट खुद से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपनी ही अमेंडिंग पावर को एक्सपैंड कर सकता है?
कैन इट डू दैट और नॉट, सवाल ये है। इस सवाल का जवाब लिखेगा और मुझे पोस्ट कीजिएगा। आप सब लोगों के इस जवाब को 250 वर्ड्स में अपने आप खत्म कीजिएगा। आगे से कोशिश करूंगा, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो मैं हिंदी मीडियम में भी ये सवाल आपको प्रोवाइड करूंगा। आज अभी फिलहाल इस सेशन के अंदर इतना ही। आगे आने वाले सेशंस के लिए आप सब लोगों का सपोर्ट, आप सब लोगों का सहयोग चाहूंगा। आज फिलहाल इतना ही। आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।